अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 दिन के चीन के दौरे के बाद वापस आ चुके हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई चीन के वज़ीर ख़ारजा से और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से, और उसमें कुछ मामला तय हुए हैं जिससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद अब अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है वो हिंदुत्व नज़रिए के साथ ना जाए और वहाँ पे वो और हिंदुत्व नज़रिए के साथ मिल के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो उनके मुसलमान भाई हैं जिन्होंने 45 साल उनका साथ दिया और हर किस्म की कुर्बानी दी, वो उनके ख़िलाफ़ इंडिया की कठपुतली नहीं बनेंगे, इसकी उम्मीद पैदा हुई है। वहाँ पे उन्होंने एश्योरेंस दी है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के जो ताल्लुकात हैं इंडिया से, पैसे के और मफादात के, और जिस तरह से वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को और टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर किस हद तक वो अपने आप को अमेंड करते हैं, ये आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि अफ़गानिस्तान अपनी और पाकिस्तान की तारीख याद रखेगा और याद रखेगा कि गौरी और गजनवी और अब्दाली वो कहाँ से कहाँ गए थे और क्या ताल्लुक़ था गजनवी का गुजरात से। अगर आपने उस तारीख को बदलना है तो बदल लीजिए, नहीं बदलना वैसी रखनी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये हमारी आज की अहम खबर है। तो उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने इस दौरे चीन से क्या पाया, क्योंकि चीन की ये ख्वाहिश है कि एक रीजनल स्टेबिलिटी लाई जाए। और अपने प्रोग्राम का आज का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी भारतीय दहशतगर्दी, पाकिस्तान फैसला कुन जवाब देगा। आज ये कहा है वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला ने और DGSPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज पैसों के लिए बच्चों को कत्ल कर रही हैं। ये दरिंदे भारत के पैसों पर बर्बरियत करते हैं और वाकई सच है कि बच्चों की बस पे हमला हुआ, पूरी बस उड़ा दी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जहाँ घटिया से घटिया दहशतगर्द ने भी स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर हमला किया हो और इस तरह से उनको उड़ाया हो। लेकिन उन्होंने उड़ाया। और इस पे हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान अपने वफूद दूसरे ममालिक में भिजवा रहा है और हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर दिफा भी रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि वो पाकिस्तान से बाहर जब दूसरे ममालिक में जाएंगे तो क्या बात करेंगे, किन किन इशूज़ पे पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए और क्यों, क्योंकि इंडिया के वफूद ऑलरेडी बाहर जाना जा चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने आज एक JF-17 तैयारे का मॉडल लगाया हुआ है और एक यहाँ पे पॉकेट स्क्वायर भी है। ये मुझे किसने दिया ये मैं आपको हॉट इशू में बताऊंगा। और हमारा आज का हॉट इशू होगा दोबारा जंग की सूरत में भारत के लिए बड़ा सरप्राइज़ तैयार है, पहले से भी ज़्यादा अगर भारत ने हमला किया तो। और इस पर हम बात करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, जो दिफाई तजियाकार हैं, साबिक CEO हैं PIA के, और उनसे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पाकिस्तान ने जो एक ऐसा निज़ाम बनाया है जिस पे अमेरिका भी परेशान है, वेस्ट भी परेशान है, और एक पूरी दुनिया की एक ग्लोबल गेम चेंजर ये पाकिस्तान ने सिस्टम बनाया है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ों को कुचल डाला। कौन कौन सी आवाज़ें हैं जिनको मोदी ने कुचल डाला, और इसलिए कि झूठ फैला सके मोदी की हुकूमत और नफरत फैला सके अपने अवाम में। शुरू की टॉप स्टोरी से खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल जी कि आप उस वफ्द के में शामिल हैं जो दूसरे ममालिक में जा रहा है, तो एजेंडा पे क्या 2 व्यूज़ आ रहे हैं इस वक्त तक। एक तो ये है कि हम दुनिया को कन्विंस करें कि इंडिया को मुज़ाकरात की मेज़ पे हमारे साथ बिठाया जाए, और दूसरा ये कि इंडिया का जो असल दहशतगर्दी का चेहरा है, कनाडा में उसने दहशतगर्दी करवा के लोगों को मरवाया, अमेरिका में मरवाया, पाकिस्तान में मरवाया, जाफर एक्सप्रेस पे हमला कराया, अभी बच्चों की बस पे हमला करवाया, तो आपका कंसेंसस क्या है पूरे वफ्द का जो पार्लियामेंट्री जमातों पर मुश्तमिल वफ्द बाहर जा रहे हैं? जी, कंसेंसस तो अभी डेवलप हो रहा है अब्सार साहब, इस पर गुफ्तगू जारी है। लेकिन ये आपके नाजरीन को मैं ज़रूर इत्मीनान देना चाहता हूँ कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म का सफारती मिशन है, ये भी मार्का हक की तरह क्विड प्रो को प्लस होगा। मुंह तोड़ हम जवाब देंगे हिंदुस्तान को, जिस तरह हमने पहले कहा था कि हम जितना वो हमला करेंगे डिप्लोमेटिकली टोटली। ये बड़ी बात इसलिए है कि मिलिटरीली वाकई दिया भी गया जब कहा गया। तो असल में जो 3 चीज़ें हैं जी मेन, जो और फिर एक चौथा उसका हल है। पहली चीज़ हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, जो अभी हमने परसों, हकीकत ये है कि मेरे जहन से एक वालिद होने के नाते
और हमारी बच्चियों के जो खून आलूद दुपट्टे वहाँ पड़े हुए हैं और उनके बस्ते किताबों होमवर्क हुए बस्ते, वो इंसान को कैसे भूल सकता है। तो वो जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवा रहा है पाकिस्तान में, उसको सबूत के साथ, लेकिन सबूत तो पहले भी हम देते रहे, आपको मालूम है डॉसिए बड़ी दफ़ा दिए हमने, बल्कि शर्मल शेख में भी दिया था बलूचिस्तान के बारे में, लेकिन उसकी जो हमने भरपूर वकालत करनी है पाकिस्तान के केस की, असल में ये मिशन है। और उसके साथ जुड़ा हुआ है जो बात उस तरह खुल कर नहीं आई, लेकिन अब हमें खुल कर करनी है कि हिंदुस्तान ने जिस तरह अमेरिका में और कनाडा में अपने उनकी नज़र में जो लोग उनके खिलाफ थे उनको कत्ल करवाया है, एक असैसिनेशन कैंपेन की है, पाकिस्तान में भी वक्तन फ़वक्तन उन्होंने ये कैंपेन की है, जिसको आपको मालूम है कि उनके वज़ीर दिफा ने भी उस पर कहा कि जी हाँ जी हम तो करवा रहे हैं, अजीत डोवल की डॉक्ट्रिन है। तो लिहाजा ये जो दो चीज़ें हैं, एक दहशतगर्दी और उसको खुल कर बयान करना है, और ये आज की नहीं है, लेकिन जो मौका है जिसकी वजह से ये मिशन भेजा जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान ने, और ये हम सबको बहुत इत्मीनान इस पे होना चाहिए कि ना सिर्फ मार्का हक के दौरान अपनी अस्करी ताकत का मुजाहरा किया, बल्कि पाकिस्तान ने जो मालूमात देने के बारे में शफाफियत दिखाई है, ठीक है, उससे पाकिस्तान की सफारती साख पूरी दुनिया में वो, यानी जहां उन्होंने हमला किया हमने कहा हाँ जी हमला हुआ, यहां डेथ्स भी हुई हैं, हमने कोई चीज जो है वो छुपाई नहीं दुनिया से, और जहां जहां हमने कहा कि जी देखें हमने सिविलियंस पर हमला नहीं किया, उन्होंने किया है, आप दिखा दें, तो हिंदुस्तान नहीं दिखा पाया। तो हिंदुस्तान की तरफ से एक छुपाओ पॉलिसी थी, हमारी तरफ से एक शफाफ पॉलिसी थी। तो पाकिस्तान की जो साख है अल्हम्दुलिल्लाह सफारती साख इस सारे मामले में बहुत बेहतर, ठीक है। लेकिन जैसे अभी हमने आज सुना है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान इसका फैसला कौन जवाब देगा। फैसला कौन जवाब देने के लिए डिप्लोमेटिकली आपको बहुत सॉलिड एविडेंस चाहिए, दुनिया उसी को मानेगी। आपने पहले बताया कि बहुत जगहों पे आप ब्राउजर दे चुके हैं, तो वो सॉलिड एविडेंस आपके सामने हमारे पास है मौजूद? जी है, लेकिन एक अजीब मखमसा है, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम सॉल्व कर लें। पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो आज का नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर उसके माजी के इल्ज़ाम, यानी अब जब हम मसलन किसी अमरीकी से बात करेंगे तो वो आज की बात नहीं करेंगे, हम वो कहेंगे जी आप 14 साल पहले उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से जो है ना उस पर हमला हुआ था, ठीक है। तो हिंदुस्तान भी प्रैक्टिकली जिसे हम कह सकते हैं कि वो माजी की दलदल में धंसा हुआ है, ठीक है, कि वो जो है जो पुरानी हमारी कालादम तंजीमें थी उनका नाम ले लेकर जो है उसने हमले किए हैं। तो दुनिया को ये समझाना है कि पाकिस्तान ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये 2011 का पाकिस्तान नहीं है, ये 2016 का पाकिस्तान नहीं, 2025 का पाकिस्तान वो है जिसके अंदर अब दहशतगर्द तंजीमों की ना ही कोई पनाहगाह है, ना ही उनको कोई ऑर्गेनाइज करने की इजाज़त है, ना वो किसी को रिक्रूट कर सकते हैं। तो हमने वो जो अब आजकल लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसनेशनल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने देखिए, मैं दो सवाल आपसे फौरी तौर पे करना चाहता हूँ, लेकिन पहले एक कर लूँ ये कि अभी जो आपने बात की है कि यहाँ कोई वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको भी पता है और सबको पता है कि मुरीदके में और बहावलपुर में वो पंजाब हुकूमत के अंडर थे सारे, उनके जितने भी सेटअप थे, मदरसे थे या मस्जिदें थीं या जो भी हॉस्पिटल थे, जो काम था वो 6 साल से पंजाब हुकूमत के अंडर था। फैटफ की हम ब्लैक लिस्ट पे थे, फिर ग्रे में आए, फिर वाइट में आए। फैटफ के दौरे वहाँ होते रहे उन जगहों पे, उनको दिखाया जाता रहा। इसके मुद्दा की मॉनिटरिंग टीम जी ने 900 ऐसी जगहों का दौरा किया जिनको कहा जाता था कि ये तो वो वाली तंजीमें चला, चाहे वो स्कूल ही थे या वो फलाई इदारे थे, लेकिन जब पंजाब हुकूमत ने उनको टेक ओवर किया तो अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों ने वो सब इलाके विजिट किए हैं। यानी ये पाकिस्तान जो फाटक से निकला 2022 सितंबर अक्टूबर में, वो कोई हादसा नहीं था, ये अचानक इस पर बहुत मेहनत हुई, और इस मेहनत के बाद आज जिस तरह मैंने कहा हम एक एतमाद से कह सकते हैं। इस पे कोई बात हुई है कि फैटफ ने जो कुछ देखा, यहाँ पे रिपोर्ट लिखी और पाकिस्तान को वाइट किया, ये पॉइंट आप रेफरेंस का वहां बनाएंगे अपनी इस डिप्लोमेसी में? जी हम ये बनाएंगे कि हमारे पास एविडेंस है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी को फाइनेंस करता है। यहाँ हमारे पास मीटिंग में डिस्कशन हुई, पहले भी हो रही है कि इस पे एक वकला की टीम अलहदा बैठी हुई है
कि क्या हम वो पूरा केस जो है कानूनी तौर पर फाटफ में फाइल करेंगे हिंदुस्तान के उनको खिलाफ, ब्लैक लिस्ट में लाने के लिए। उनको ब्लैक लिस्ट तो में। आप ये कहना चाह रहे हैं, ये तो बड़ी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इंडिया को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए? जी देखिए, मैं इस पे चूंकि हतमी बात कोई नहीं है और ये कोशिश करनी, अगर आपको इंडियन सरकारी फैसला होना है, हुकूमत ने फैसला करना है, लेकिन हमारी तरफ से ये बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन ये है कि वो केस ड्राफ्ट किया जाए उसके तहत। और अब जब हम कह रहे हैं, और खासतौर पे मैं कहूँगा इसमें जो स्ट्रॉन्गर केस है वो उन कराए के कत्ल का है, क्योंकि उन पे अमेरिका में भी केस चल रहा है, उन पे कनाडा में भी केस चल रहा है, और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ऑन रिकॉर्ड है। तो इन बुनियादों पे क्यों तो इस पे जो है वो एक कानूनी टीम उस पर बैठी हुई है और उस पर काम कर रही है। बैठी ना रहे, नहीं वो रिजॉल्व दिखाएं जो एयरफोर्स ने दिखाया, फौज ने दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की और एग्जीक्यूशन की है। प्लस होगा। अच्छा ठीक। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे कहना है ऑफ कोर्स पानी का है कि जो आबी जा रही है, मैं पानी पे बाद में अगर इससे रिलेटेड, अभी आपने जिक्र किया माजी का कि माजी के इल्जामात हम पे हैं। माजी में अमेरिका साथ था, बरतानिया साथ था, सऊदी अरब साथ था, गल्फ कंट्री साथ थे, सारे यूरोप साथ था, और उन्होंने हमसे ये सारे काम करवाए जिनको आज दहशतगर्दी कहा जा रहा है। और उसमें यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम डी रेडिकलाइजेशन का, कि जहाँ पे ये काम हुआ है, मसलन मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो इराक और सीरिया में ये हो चुका है, इंडोनेशिया में हो चुका है, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो चुका है, चाड में हो चुका है, नाइजीरिया में हो चुका है, कैमरून में हो चुका है। तो ये आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जो अपने आप को डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं सो कॉल्ड, वो दहशतगर्दी, यहाँ दहशतगर्द बनाए उन्होंने ओसामा बिन लादेन समेत, और फिर हमारे हवाले करके चले गए। तो यूएन डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम क्यों नहीं यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करवा रहे हैं उनसे, ताकि इन लोगों को कौमी धारे वो एक, जैसे मैंने कहा, ये हमारा जो मिशन है वो तो क्विड प्रो को के ऊपर फोकस है ना, कि हमने सफारती तौर पे एक भरपूर पाकिस्तान की वकालत करनी है। लेकिन ये आपके पास आर्गुमेंट तो है ना? ये आर्गुमेंट है कि अगर आप ये आर्गुमेंट इसी बात हमें ताना जो अगर आप माजी की जंगें या माजी के आर्गुमेंट हमारे पर थोप कर हमें कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो फिर वो जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो मदद है वहां आनी चाहिए जहां से आप अल्फाज बोल रहे हैं। पुट योर मनी वेयर योर माउथ है। आप हमारी सपोर्ट करें, लेकिन हकीकत है कि इस वक्त हम ये वाली कोई किसी किस्म की मॉनेटरी एड तो लेने ही नहीं जा रहे ना, हम तो इसको एडवोकेट करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, वो दहशतगर्दी को फाइनेंस करता है। पाकिस्तान में उसके बहुत सारे जिन तंजीमों को उसने फाइनेंस किया और आज भी कर रहा है, जिसमें BLA है या TTP है। अब TTP जो है वो अब साहब 90,000 पाकिस्तानियों कैजुअलिटीज हैं हमारे पास टेररिज्म की जो इस मुल्क में हुई हैं। तो लिहाजा वो जो पूरा केस है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सॉलिड है। और हमने सुना था जाफर एक्सप्रेस पे जब हमला हुआ था, कुछ कॉल ट्रेस की गई, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ लिंक थे, वो सॉलिड एविडेंस आप लेके जा रहे हैं? जी देखिए, हाँ, वो हम लेके जा रहे हैं, और वो एसेंशली उसके दो हिस्से होंगे कि वो हम यहाँ जो मुख्तलिफ मगरबी ममालिक हैं उनके साथ शेयर भी करेंगे। अच्छा ठीक है, वो हमारे उसका डॉजियर का भी हिस्सा होगा। ठीक, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि हम क्या लेट हो गए हैं अपने वफूद बाहर भिजवाने में, और इंडिया पहले भिजवा चुका है? इसके पीछे नहीं, बिल्कुल लेट नहीं हुए। देखिए, अच्छा देखिए जी, ये वही सवाल है, अगर मैं फिर मार्का हक की मिसाल दे सकूं, जो 7, 8 और 9 मई को पूछा जा रहा था कि हिंदुस्तान हमले कर रहा है, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमले कर रहा है, उसने ड्रोन भेज दिया, हम जवाब नहीं दे रहे, लेट क्यों हो रहा है? स्ट्रेटेजिक डिले है। ये एक डिले है, एक इसके लिए भी कि उनके जो वफूद हैं, और अभी तक हमें सच ये है कि जो खबरें आ रही हैं वो हमारे लिए हौसला अफजा है कि वो माजी का केस ही लड़ रहे हैं। वो लश्कर तैयबा और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं का केस मुंबई लड़ रहे हैं। 17 साल पहले जब 17 साल हो गए उसको हुए, वो वही केस लड़ रहे हैं, वो आज के पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे। तो लिहाजा ये जो है, जो जिस तरह अब उनके वफूद गए हैं, हम भी गालिबन एक हफ्ते बाद या 7-8 दिन के बाद हम भी इंशाल्लाह अपने सफर पर निकलेंगे। ठीक, तो उस वक्त तक आर्ग्यूमेंट्स जो हैं बहुत रिफाइन हो चुके होंगे और हिंदुस्तान को एक्सपोज करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब आ जाए इंडस वाटर ट्रीटी पे। DGISP ने आज कहा कि पागल ही है जो ये सोचे कि 24 करोड़ आवाम का पानी बंद कर सकते हैं। मोदी पागल है? जी नहीं, देखिए उनकी एक Do you think there is a method behind this madness? देखिए, मैं अब आपके सामने एक कियास सराई करने लगा हूँ जिसकी मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आपके नाजरीन तक पहुँचे। और वो ये है कि मोदी का जो प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट था कि उसने कश्मीर पर कब्जा करना था, तो लिहाजा पुलवामा करवाया गया 2019 में। ठीक है जी। आप देखिए ना, उसको 6 साल हो गए हैं,
वो पुलवामा का वाकया क्या था, कौन पकड़ा गया, किसको सजा हुई, कौन लोग थे, कुछ पता नहीं। वो उस पुलवामा के नतीजे में एक चंद घंटों की जंग हुई, उस जंग ने सारा स्पेस ले लिया, अब हम भूल गया कि पुलवामा क्या हुआ था। ठीक है, इसी तरह जो है ये हमने पहलगाम का वाकया है, ये पहलगाम करवाया गया और हमने देखा कि उन्होंने जो असल मकसद इंडस वाटर ट्रीटी को करना था, और इंडस वाटर ट्रीटी में अब ये कानूनी तौर पर तो उनके पास कोई खड़े होने की जगह ही नहीं है, बिकॉज वो पूरी ट्रीटी 65 साल पहले इतनी कहते हैं माइन्यूटली लिखी गई थी कि उसमें तो कोई जगह ही नहीं है कि कोई कहे कि जी मैं इससे निकल। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि पहलगाम का वाकया इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के लिए किया? जो उनका दूसरा प्रोजेक्ट था कि हमने पाकिस्तान का पानी लेना। नहीं, लेकिन फिर तो पागलपन ही है ना। नहीं, पागलपन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तो क्या आप पानी रोकना चाह रहे हैं ना? नहीं, वो उनका ये ख्याल था कि ये वही पाकिस्तान है 2019 का। अच्छा, ये वो पाकिस्तान 2000 वैसे 2019 के पाकिस्तान और इस पाकिस्तान में फर्क क्या है? सियासी क़यादत बदल गई और अस्करी क़यादत। तो आपके ख्याल में इमरान खान और बाजवा का जो कॉम्बिनेशन था उसने पाकिस्तान की नाक रगड़वाई और इस वक्त वो नहीं है तो पाकिस्तान। देखिए ना, यूएन की पहली ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई 2018 में, कुछ नहीं किया। 2019 में मेरी नज़र में, और मैंने इस पर लिखा भी है, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि अभिनंदन को बगैर किसी क्विड प्रो को के छोड़ना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान को अपना कुछ स्ट्रेटेजिक मकसद हासिल करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बहुत दबाव, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक पिलर था, हिंदुस्तान उसको कब्जा कर लिया। और जवाब क्या था अफसार साहब? आधा घंटा पता नहीं खड़े रहे, घड़ी भी लगाई थी सीरीना के बाहर, एक दफा खड़े, सीरीना के बाहर घड़ी भी लगाई थी, खड़े हुए सिर्फ, दूसरे जुम्मे खड़े भी नहीं हुए। वो आजाद कश्मीर का झंडा पकड़ने से इनकारी थे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत मौके पे, जो आखिरी मौका, चले मैं वक्त कम है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जो आके नूर खां एयरबेस पे गिरा, बोलारी गिरा, जैकबाबाद गिरा, ये एक अनआर्म्ड ब्रह्मोस मिसाइल मार्च 2022 में, अभी उनकी हुकूमत थी, मियां चन्नू आगे गिरा था। और क्या जवाब दिया पाकिस्तान? कुछ भी, खामोशी। बल्कि दबाया गया कि मीडिया पे बात करें, इंस्ट्रक्शन आएगी मीडिया। है कि असल फर्क ये है कि जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह आज की क़यादत जो है वो हमने शुक्र है कि सबक सीखा है। ठीक, और ये जो मिशन जा रहा है ये भी एक सबक। अच्छा, मिशन एक है, ये 2 हिस्सों में होगा? अभी तो फिलहाल कितने एक ही है, एक ही सब लोग इकट्ठे जाएंगे। अच्छा, अभी तक तो सोच ये है। अभी कितने ममालिक में? अभी तो एक अमेरिका जाना है जी हमें, वॉशिंगटन, और दूसरा ब्रसल्स जाना है, और उसके बाद अभी फैसला होगा कि उसके बाद दूसरे हिस्से जो हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी में हिंदुस्तान के पास कोई कानूनी जगह नहीं है। दूसरा यह है कि हमने हिंदुस्तान को सिर्फ यानी सफारती सतह पर नहीं, हमने माहौली ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, जो माहौलियात को देखते हैं, पानी की ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दरियाए सिंध एक तहजीब है, जाहिर है, सिर्फ तिनतास नहीं, एक तहजीब है। बिल्कुल, हम सब उसका हिस्सा है। इंडिया का नाम इससे यहाँ से निकला, इंडिया का नाम यहाँ से है। तो लिहाजा अगर आप तहजीब को करें, हमने ये भी बताना है कि अगर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपसे हमारी बात हुई, और गुड लक फॉर योर मिशन। और आप दूसरे सारे लोगों के साथ जो जा रहे हैं, पाकिस्तान का केस डिप्लोमेटिकली भी आप वैसे ही जीतें जैसे पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री का केस जीता है। और आखिर में इस वक्त टेल एंडर मारा इस टॉप स्टोरी के एंड पे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट की है ट्रुथ सोशल पे, और उसमें एप्पल कंपनी जो आईफोन बनाती है उसको उन्होंने कहा है, मैंने बहुत पहले एप्पल के टिम कुक को बताया था कि मैं तवक्को करता हूं कि उनके आईफोन्स जो अमेरिका में फ़रोख्त होंगे वो अमेरिका में बनाए जाएंगे, ना कि हिंदुस्तान या किसी और जगह। अगर ऐसा नहीं होता तो एप्पल को अमेरिका में 25% टैरिफ देना होगा। एक और शर्त ट्रंप की तरफ से इंडिया को और मोदी को, इंडियंस खुश हो, अमेरिका से दोस्ती लगा के खुश रहो। और थोड़े दिन पहले 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने भी फिर कतर में भी ये कहा था, और सीईओ एप्पल ही को ये कहा था कि वो अपनी पैदावार इंडिया में मुंतकिल ना करे, क्योंकि वहाँ पे इतनी काबिलियत ही नहीं है कि आईफोन अच्छे बना सकें। तो इंडियन सोचो, गौर करो, जितना आप लोग गौर करेंगे उतने आपको पता चलेगा कि आपकी हुकूमत आपके लिए, आपके अंदर नफरत और जहर पाकिस्तान के लिए भर रही है, जो इस रीजन के लिए ख़तरा है, कभी इस रीजन को आगे नहीं बढ़ने देगी। एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज हमारा आज का हॉट इशू,
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। दोबारा जंग की सूरत में भारत के लिए बड़ा सरप्राइज़ तैयार, और हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने। दिफाई तजियाकार हैं और CEO रह चुके हैं PIA के। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इस वक्त आप जो ये पॉकेट स्क्वायर देख रहे हैं और ये GF-17 का जो मॉडल है, ये एयर मार्शल साहब ने मुझे अभी तोहफ़ा दिया है और ये मैंने लगाया है। और मेरे मोहल्लेदार हैं फैसलाबाद से, पुराना हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन आजकल प्रोग्राम में दे रहे होंगे। लेकिन आज हमने जो बात करनी है वो फ्यूचर के बारे में है। एयर मार्शल साहब देखें, एक बात आजकल जो हो रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की एयरफोर्स की धाक बैठ गई है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज की भी और ख़ास तौर पे एयरफोर्स की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत एक नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव क्रिटिसिज्म रही है। कुछ कौम को बताएंगे ये अचीव कैसे किया? एक डिजिटल इकोसिस्टम हमने कोई बनाया है जिसमें अमेरिका भी इंटरेस्टेड है कि कैसे इतनी जल्दी बना लिया। चीन भी अभी तक उसको पूरी तरह नहीं बना सका, बना रहा है, लेकिन हमने बना लिया है। थोड़ा सा कौम को बताएंगे कैसे बना और आगे क्या है प्लान? अफसर भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे इज़्ज़त देने का और अपने पास बुलाने का। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला के आगे अपना सर झुकाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे और पाक फ़िज़ाइया पे जो मेहरबानी की, वो ख़ास अल्लाह ताला की इनायत है। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी रहमत थी जिसकी बदौलत हमें अल्लाह ताला ने ये कामयाबियाँ अता फ़रमाई। चूँकि बाकी बातें काफ़ी हो चुकी, जो खुजदार के ऊपर बर्बरियत का मुजाहरा किया, जो दूसरे टेररिस्ट अटैक हुए, अब जो आपने बात की, अगर मैं सिर्फ उसी पे फोकस रहना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा इनकाउंटर हुआ इंडिया के साथ, उसमें सबसे बड़ी जो फैक्टर्स थे, जो गेम चेंजर थे आम लोगों की ज़ुबान में, J-10C या J-10CE कहते हैं एक्सपोर्ट वर्जन को, और दूसरा कहते हैं PL-15। बिल्कुल बजाय ऐसा ही हुआ। लेकिन अफसार भाई, इसमें जो गेम चेंजर या जो की फैक्टर्स थे जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं शायद उसके खदोखाल उस तरह ना बयान कर सकूं, लेकिन मैं हिंट ज़रूर करवाऊंगा। दो चीज़ें बड़ी की प्ले हुई, एक थी साइबर वॉरफेयर और सेकंड थी स्पेस वॉरफेयर। आप सुन के ये हैरान होंगे कि सक्सेसिव लीडरशिप ने हमारे इन दो एरियाज़ पे फोकस किया पास्ट में। 2019 के बाद हमें ये एहसास हुआ कि कि ऐसा कोई मरहला या लम्हा आएगा जिसमें ये जुनूनी जंगजू जो हैं ये कोई ना कोई दोबारा हमारे लिए शरारत। थोड़ा इंटरप्ट कर, 2019 के बाद ये मरहला आया, अब 2025 है जी, सिर्फ 6 साल। आम तौर पे ब्यूरोक्रेसी या हुकूमतें जो होती हैं, इतना विजन होना कि ये जंगजू को ऐसा लम्हा ले आएंगे और फिर उसके लिए तैयारी करना, और इतनी परफेक्ट तैयारी करना। हमारे नौजवान, मैंने विज़िट किया है उस कंट्रोल रूम का, इन नौजवानों को ऐसे तैयार इस लेवल पे वर्ल्ड क्लास आपने एक फोर्स बना ली। ये विजन के साथ साथ और क्या था? लीडरशिप। अच्छा, जब तक विजन, लीडरशिप, दो चीज़ें, और डेडिकेशन एंड डेडिकेशन। और फिर जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ टैक्स के प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली है। लेकिन जो हमारी इस वक्त की लीडरशिप थी पाक फ़िज़ाइया की, उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जो गेम चेंजर है, J-10 पे हमने इंसिस्ट करके PL-15 भी हमने ही लिया। पाक फ़िज़ाइया ने ये कन्विंस किया पॉलिटिकल लीडरशिप को, और फिर हमने ये सोर्सेज जनरेट किए। बट आप हर चीज़ गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। सो यहाँ पे जो एक शायद आप उस तरफ बात करना चाह रहे हैं वो इंडिजनाइजेशन। अब सर भाई, आप जितना मर्ज़ी किसी को अपना काबिल एतमाद दोस्त बना लें, आप चाइना की मिसाल ले लें, अमेरिका की मिसाल ले लें, यूँ आपको अपने ऊपर, अपने वसाइल के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। तो ये क्रेडिट दें इस लीडरशिप को और इस वक्त की जो पाक फ़िज़ाइया है, जिन्होंने इसको इंडिजनाइजेशन के तरीके से बनाया। हमने देखे हुए हैं, कतर देखा हुआ है, अमेरिका देखा हुआ है, बरतानिया देखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से। सो इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन पिक्चर आती है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने नेशनल इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर का तस्वुर दिया, पाकिस्तान ने दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया। ठीक, उसके अंदर नेशनल इंटीग्रेटेड की अगर आप समझें खदोखाल को, आर्मी, नेवी, कमर्शियल, ऑल काइंड ऑफ एरियल एसेट्स वर बी कंट्रोल्ड, मॉनिटर्ड एंड चैनलाइज्ड। जिस पे अमेरिका कई सालों से काम कर रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया, हमने वो कर लिया और इंडिजनाइजेशन से किया। अच्छा, आपने लीडरशिप की बात की, देखें एक हमारे
कौम में इस वक्त जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे 66% आबादी जो है वो 18 साल से 30 साल तक की है। वही रेशो वहाँ भी होगी पीएएफ में। लीडरशिप आपकी उस जनरेशन में जो हमारी जनरेशन है या हमसे थोड़ा सीनियर होगी। एक साथ जेन जी के लोग, आपने ये गैप कैसे पुर किया? मैं इसलिए ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरी कौम इस मॉडल को अपनाए और जो सीनियर लीडरशिप सिविलियन इदारों में है वो उस जूनियर और यंग टैलेंट को साथ लेके सिनर्जी क्रिएट करे। ये कैसे मुमकिन है? इस तरह मुमकिन है अगर आप सिर्फ पॉजिटिव रहें। अगर मैं सिर्फ नेगेटिव की तरफ ही देखता रहूं, मेरी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी क्या है, मैं माजरत के साथ कि आपके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, अगर मेरा फोकस नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं ये देखूं कि अब्सार साहब के पास क्या पॉजिटिव, वो पॉजिटिव को मैं अपने लिए और अपने मफादात के लिए कैसे पॉजिटिविटी के लिए एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में हमारी जो लीडरशिप थी उसने अपने यंगस्टर्स में, बच्चों में ये कॉन्फिडेंस दिया कि लेट्स वर्क टुगेदर एंड लेट्स फॉर वर्क इन अ फोकस्ड मैनर डिस्पाइट देयर डिफरेंट थिंकिंग, पॉलिटिकल थिंकिंग, डिफरेंट प्रोफेशनल थिंकिंग, बिल्कुल सही, जनरेशनल थिंकिंग। मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, उसको आप ना चैलेंज कर सकते हैं और ना ही जिन एजेस पे या जिस दौर से हम गुजर रहे हैं मीडिया के दौर में, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। आई हैव टू हैव माई ओन ओपिनियन एंड माई कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन जब आप ये देखते हैं, जब लीडरशिप इस मोटिवेशन पे आती है कि बेटा पाकिस्तान का सर्वाइवल सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आप इंडिजनाइज होके, फोकस होके अपने ऊपर रिलाई करें। ठीक। अगर आप चाइना पे रिलाई करें, आप किसी और मुल्क में, नाम नहीं लेना चाहता, किसी और पे रिलाई करना चाहेंगे, तो कई दफ़ा हमें कई धक्के पड़ चुके हैं। आई थिंक दैट वाज अ मोटिवेटिंग फैक्टर वेयर देन इट वाज बीइंग प्रूव्ड। हाउ आप एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसको रिहर्स करते हैं। जब आप रिहर्स करते हैं तो जो मेरे जैसे जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं, जिनका शायद कमज़ोर डायरेक्शन भी हो सकती है, ऐसे तो नहीं है, वो उस चीज़ को देख के जब वो साबित करते हैं कि देखें ये हमारा मिलिट्री प्लानर्स का या ऑप्स या प्लान्स के जो लोग होते हैं उनका काम क्या होता है कि आपको एक कैनवस बनाते हैं, बेस्ट ऑप्शन एनिमी को देख के हाइपोथेसिस करते हैं कि ये मेरा पहला है, कमाल कर दिया। उसको फिर आप प्रैक्टिस करें, अपनी एक्सरसाइजेज में लेके जाएं। जब आप एक्सरसाइजेज में प्रूव करते हैं, मतलब देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर बम बनाना था, हमने बना लिया पूरी दुनिया में, लेकिन चले पहले भी 6 मुल्क बना चुके थे और लोग भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो हमने इकोसिस्टम बनाया है, ये तो हम फर्स्ट हो गए दुनिया में, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको हम रेप्लिकेट पूरे पाकिस्तान के दूसरे मामलात पे कैसे करें, इस पे बताएं। अब साहब 2 चीज़ें मैं कहता हूँ, मैं कहने के बाद उस डेडिकेशन की बात करूँ, लीडरशिप की बात। पहले मैं 2 ये बात करने के बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो लोगों को ये सरप्राइज रहना चाहिए, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, कि अभी हमारे आर्सेनल में बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोज नहीं हुई, तो बी रेडी फॉर दैट। तो अगर दोबारा खुदा ना खास्ता हमला किया तो इंडिया को इससे बड़ा सरप्राइज आएगा। वाकई मैं आपको बिल्कुल यकीन मुहकम से कह रहा हूँ। अच्छा, हमने अभी अपने सारे तीर नहीं फायर किए। ठीक। दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने आर्सेनल में चीज़ें रखी हुई, वो हमने शबरात या ईद पे चलाने के लिए नहीं रखी हुई। ठीक। हमने उस वक्त के लिए कि खुदा न खास्ता, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज हम कभी अमन जंग नहीं चाहेंगे, हम अमन का प्रचार करते रहेंगे, रिस्ट्रेन करते रहेंगे। तो वो जो आर्सेनल में चीज़ें हैं वो शब बरात या ईद के लिए नहीं होंगी, बल्कि वो अपनी सालमियत के दिफा के लिए होंगी, हमारे मुल्क के बासियों के दिफा के लिए होंगी। ठीक। अब जो आपका सवाल है कि आप बाकी कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इस सूरत में कर सकते हैं कि आप अमली तौर पे अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ दुआएं मांगते हुए फोकस रह के आप प्रूव करें, अपने बच्चों को कन्विंस करें कि हर चीज़ के अंदर फलाह खैर अल्लाह की, कन्विक्शन मेरी और मेहनत मेरी। जब आपकी लीडरशिप दिन रात इस फोकस, 5 साल, आपने बिल्कुल सही बात की, ये तो बड़े मिलिट्री प्लानर को पता है कि 10 साल के अंदर एक रफ आइडिया, 10 साल में आपके प्लान्स मैच्योर होते हैं। तो अगर हमने उसको रिड्यूस करके 5 साल में किया है तो उसके पीछे एक सोच थी, एक नज़रिया था,
मेहनत थी और आपकी एक कन्विक्शन थी कि दिस कैन बी। और ये इंग्रेडिएंट्स अगर हम मिला लें तो नेशनल लेवल पे ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। और दूसरा एक छोटी सी बात देखें, फिर ना हम बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि हर वक्त नेगेटिव सोचने की बजाय अमीर की अतात भी हम पे लाजिम, और जब आप अमीर की अतात करते हैं तो अल्लाह ताला उससे भी फलाह और खैर का रास्ता निकालते हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, मेरे भाइयों जैसे। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एडिटोरियल मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ों को कुचल डाला। और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का कि मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ों को कुचल डाला और उसमें पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान मसला कश्मीर की पेचीदगी और हिंदुस्तानी मीडिया के नफ़रत और जहर के प्रचार के बारे में जिसने भी बात की उस पर मोदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। और उसमें सबसे ज़्यादा नुमाया नाम प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद की बिला जवाज़ जंग की वकालत करने वालों पर तनकीद से है। और जैसे उन्होंने वो तनकीद की, प्रोफेसर अली ख़ान ने जंग के लिए अंधी खूनखारी के अनवान से एक पोस्ट लिखी और उस पोस्ट में तनकीद का महवर जंग की हौसला अफजाई और सब कातिल सब दहशतगर्द कहने वाले थे। और अगले रोज़ प्रोफेसर अली को उनकी रहायशगाह से इंडिया की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा करार देकर उठा लिया गया। और 17 मई को एक और ब्रिटिश इंडियन एकेडमिक नताशा कौल को मोदी हुकूमत पर तनकीद की वजह से भारत दाखिले से रोक दिया गया। और नताशा कौल को जो हमेशा भारतीय हुकूमत और हिंदुत्व नज़रिए की नाकिद रही हैं, उन पर ये पाबंदी इस वजह से भी लगाई, उनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी गई क्योंकि वो बरतानिया में रहती हैं लेकिन साथ वो इंडिया की सिटीज़न भी थी। और उसमें पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान कौल ने मसला कश्मीर की पेचीदगी और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को हवा देने पर आर्टिकल लिखा। और उन्होंने कहा कि ये जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया पहलगाम वाक़े के बाद, इंडियन मीडिया उस स्क्रिप्ट के मुताबिक ही सारा काम कर रहा है। और इसके बाद सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया और उनको भारत एंट्री उनकी बंद कर दी गई। और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अखबार गुजरात समाचार के मालिक को टैक्स नाफिज करने वाले हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। और इस अखबार का अकाउंट्स भी उन एक्स अकाउंट्स में शामिल था जिनको बंद किया गया था। और याद करवा दूं कि भारत ने 8000 एक्स अकाउंट्स बंद किए थे क्योंकि उनके ख्याल में वो भारत का मोदी का दिया गया नैरेटिव नहीं बयान कर रहे थे, इसलिए उनको बंद कर दिया गया। और ये इसके अलावा पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप के तमाम अखबारात में और दूसरे दुनिया के ममालिक में इंडियन मीडिया जो कुछ कर रहा है, क्रिश्चियन फेयर ने जो कुछ कहा है, उसने कहा कि इस तरह के इंडियन मीडिया पर मैं अपील होने से बेहतर है कि मैं कोई बेहतर काम करूं, जिस मीडिया का काम ही सिर्फ नफ़रत फैलाना है इंसानों के दरमियान, मज़ाहब के दरमियान और लोगों के दरमियान। और उसमें ज़ाहिर है इंडियन मीडिया ने बहुत कोशिश की कि पहलगाम के वाक़े पर वहाँ के अवाम को भड़काया जाए और पाकिस्तान पर हमले की राह एक फ़िज़ा बनाई जाए, जिसका भारत को मनफी असर हुआ है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म। गुड नाइट।